और कश्मीर के इलेक्शंस के वाले से बात हो रही है। 25 जुलाई को वहां पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और कश्मीरी अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी इंतखाबी मुहिम बड़ी जानदार थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन जो तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं उनका मौक़िफ़ यही है कि इंतखाबी मुहिम से इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बेसिक पॉइंट ये है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं भी जब इलेक्शंस हो रहे थे तो मैं आज़ाद कश्मीर में मौजूद था, मीरपुर को मैं कवर कर रहा था। मीरपुर में 4 सीटें, वहाँ पर मैंने इलेक्शन की मुहिम को कवर किया था। उस वक्त भी ये देखने में आया था कि माजी की जितनी भी इस्लामाबाद में हुकूमतें बनती आई हैं, आज़ाद कश्मीर भी उनकी हुकूमतें बनती आई हैं। एक नज़रिया होता है, वो आगे लेके चलना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना नज़रिया है, मुस्लिम लीग नून का अपना नज़रिया है, पीपल्स पार्टी का अपना नज़रिया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र आज़ाद कश्मीर में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर प्रेफर ये किया जाता है कि जो इस्लामाबाद में हुकूमत बनी हुई है, जिस पार्टी की बनी हुई है, उसी के साथ इल्हाक कर लिया जाए और वही पार्टी ज़्यादातर जीतती है। इसकी वजह ये होती है कि फंड्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इसी पर बात करते हैं। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब, ये तमाम बातें अपनी जगह पे, लेकिन जब नजरिए की बात की जाती है, इसका मतलब नजरिया वहां पर नहीं चलेगा। अगर आपकी इस्लामाबाद में हुकूमत है तो आपने वहां पर हुकूमत बना ली नहीं है, चाहे उसका कोई भी नजरिया हो, क्योंकि इसी वजह सिर्फ यही है कि फंड्स मिलते हैं और काम होता है, तरक्याती काम होता है। माजी में आपने देखा तरक्याती काम हुए हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि काश पाकिस्तान के अंदर, जो आपकी और मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पर कोई असूली, नजरियाती, जमहूरी और कानूनी सियासत होती। ना पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सियासत होती है, ना गिलगित बल्तिस्तान में, ना आज़ाद कश्मीर के अंदर। हमारे यहाँ तो जो सियासत होती है वो जोड़ तोड़ की सियासत होती है। उसमें बरादरियों का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, पैसे का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, और फिर जो हुकूमत होती है उसकी बड़ी मुदाखलत होती है, चाहे वो निगरान हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, फिर चाहे वो कोई और हुकूमत आ जाए, फिर इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत होती है। तो हमारे यहाँ तो जो सियासत के बड़े बड़े दावे हैं ना जी, जमहूरियत के और असूली सियासत के, ये सिर्फ एक खुशनुमा नारे हैं। पीटीआई ने भी बहुत अच्छे बड़े बड़े नारे लगाए थे, लेकिन हमने देखा है कि पीटीआई ने भी बहुत से मामलात पे सियासी समझौता कर लिया है। उनको भी समझ आ गया कि पाकिस्तान की रवायती सियासत किस तरह से चलती है। 2018 के इलेक्शन में पहले इमरान खान कहते थे कि वो इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं करेंगे, फिर 2018 में उनको इक़्तिदार की मजबूरी के लिए इलेक्टेबल्स की सियासत करनी पड़ी। तो ये मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है पाकिस्तान की, और यही वजह है कि पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत आगे बढ़ने की बजाय अपने पीछे के सफर की तरफ जा रही है। यानी ना सियासी जमातों के अंदर कोई जमहूरियत है, ना हमारे सियासी निज़ाम के अंदर कोई जमहूरियत आती है, ना हुकूमतों का गवर्नेंस का निज़ाम कोई बड़ा ट्रांसपेरेंट है, और ना यहाँ पर हम इदारों को मजबूत करते हैं। अब आपने डेवलपमेंट फंड की बात की है, आप अंदाज़ा लगाइए ना कि यहाँ काउंसलर से लेकर सदर पाकिस्तान तक सबकी नज़रें जो है वो डेवलपमेंट फंड पे होती हैं कि किसी तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती फंड हासिल कर लें। और यही वो ब्लैकमेलिंग होती है तरक्याती फंड के नाम पर, जिस पर निगरान हुकूमतें हों, वफाकी हुकूमतें हों, सियासी जमातें हों, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो या प्राइम मिनिस्टर खुद हो, वो सब इन तमाम हथियारों को इस्तेमाल करके इलेक्शन के नताइज को अपने हक पे करने की कोशिश करते हैं। और यही पाकिस्तान के अंदर रवायती सियासत आज भी गालिब है। जब हम 2021 में खड़े होकर बात कर रहे हैं तो मैं, क्योंकि लाहौर शहर में रहता हूँ, लाहौर शहर के अंदर भी बहुत सी सीटें जो हैं वो सिर्फ अराइयों और कश्मीरियों के कॉन्टेक्स्ट में लड़ी जाती हैं। पार्टियाँ अगरचे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन पार्टियाँ टिकट देते वक्त बरादरी का जो इन्फ्लुएंस है उसको सामने रख के जो है ना पार्टी टिकट बांटा करती है। अच्छा, फिर मुझे आगे बढ़ना है। फिर मैं एक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो बड़ा बयान है आज, मेरी नज़र में तो काफ़ी बड़ा बयान है, लेकिन आपको लगता है कि ये इंतखाबी बयान है, ये वाकई में ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि अगर हम इसको मान के चलें कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत है वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में और कश्मीर के हल के मामले में हिंदुस्तान से ज़्यादा लचक दिखाई है। आपको याद होगा 1990 में नवाज शरीफ ने नीला बट में जलसे से खिताब करते हुए थर्ड ऑप्शन की बात की थी। फिर रेफरेंडम की बात भी अब आपने जैसे कहा कि इमरान खान साहब ने की है, और हमने तो हर तरह के आउट ऑफ बॉक्स में जाकर कश्मीर का रेजोल्यूशन हिंदुस्तान के सामने पेश किया है कि कोई भी रेजोल्यूशन ले आए जो कश्मीरियों को काबिल कबूल होगा। आपको याद है इमरान खान ने यूएन में कहा था कि कश्मीर के मामले पे हिंदुस्तान क्या चाहता है और पाकिस्तान क्या चाहता है, इससे बढ़कर सबसे बड़ी बात यह होगी कि मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोग क्या चाहते हैं। तो आज भी जो बात इमरान खान साहब ने की है वो वही बात है जिसको दोहराया है कि हम मकबूजा कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक तब्दीली चाहते हैं, और यही वजह है उन्होंने हिंदुस्तान को ऑफर किया कि आप रेफरेंडम करवा लें और देख लेते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोग जो है वो क्या चाहते हैं और उनकी ख्वाहिशात की तकमील कर दें। लेकिन मसला यह है, क्या हिंदुस्तान आउट ऑफ द बॉक्स जाके रेजोल्यूशन चाहता है? अभी तक तो हमें लग रहा है कि नहीं है, लेकिन अब हमने देखा है कि कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स बहुत बड़े हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी इदारों के कॉन्टेक्स्ट में बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत चल रही है।
और कहा जा रहा है कि कश्मीर के मामले में भी कोई बड़ी पेशरफ्त के इम्कानात हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग जो हैं, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कवर करते हैं और कश्मीर की पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत समझते हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि एक बड़ा प्रेशर जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी से हिंदुस्तान पे बढ़ रहा है कि वो कश्मीर के किसी रेजोल्यूशन की तरफ आए। और पिछले दिनों इमरान खान साहब ने तकरीर करते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान ट्रेड को बुनियाद बनाकर आगे बढ़े तो इस पूरे खित्ते की सियासत को बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर के मामले में कोई बड़ी पेशरफ्त करे। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाए जो बात आज प्राइम मिनिस्टर ने की है, और गेंद बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की कोर्ट में है कि वो किस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजों को देखने की कोशिश करेगा। लेकिन आप इंटरनेशनल प्रेशर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है, अच्छी नहीं हो रही है। 5 अगस्त का उनका इकदाम, उसके बाद जो एक लंबा लॉकडाउन कह लें या एक लंबा कर्फ्यू कह लें, तारीख में ऐसा कर्फ्यू कहीं भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अवाम ने वो भी सहा है। लेकिन सूरत हाल वहां पर फिर आबादकारी वहां पर हो रही है, जैसा कि हम इसराइल में देखते हैं वैसा हम मकबूजा कश्मीर में देखते हुए आ रहे हैं कि वहां पर आबादकारी की जा रही है। तो सूरत हाल तो खराब ही हो रही है। आप एक बात तो तस्लीम करें ना, इस वक्त पूरी दुनिया का आलमी मीडिया, मुझे बता दीजिए कोई भारत की मकबूजा कश्मीर की पॉलिसी की हिमायत कर रहा है? आप मुझे बताइए कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, यूरोपियन यूनियन है, जितने भी इदारे हैं इंसानी हकूक से जुड़े, सब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में वायलेशन कर रहा है। और खुद अमेरिकन सदर जो हैं, जो इस पर बाइडन है और उनकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हारिस हैं, ये अपनी ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन कहते रहे हैं कि हिंदुस्तान को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकना होगा। तो मेरा ख्याल है कि एक इंटरनेशनल हवा तो है, लेकिन अब ये ताकत के मराकज़ जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जब तक ये भारत पे एक बड़ा दबाव डालने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको मजबूर नहीं करेंगे। और मेरा अपना तज़िया ये है कि कुछ दबाव भारत के ऊपर बड़ा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कि आपको एक रेजोल्यूशन हर सूरत में ये निकालना पड़ेगा कश्मीर का। अगर आप इसको आज की तरह का स्टेटस को रखेंगे तो वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप देखिए हिंदुस्तान जो है इस वक्त चीन के कॉन्टेक्स्ट में, आप तुर्की के कॉन्टेक्स्ट में, मलेशिया के कॉन्टेक्स्ट में, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में आइसोलेट हुआ है। उसके बहुत से पहलुओं के अंदर वो इस वक्त वहाँ पे नहीं खड़ा जहाँ उसको खड़ा होना चाहिए था। और ये भी यही वजह है कि जो इस वक्त अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस है उसको सबोताज करने में भी हिंदुस्तान हमें पेश नजर आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पे बात आगे बढ़ी है, लेकिन अभी इस बात को, इसमें खास तौर पे एक बड़ा जिम्मेदाराना किरदार जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और मैं जब इंटरनेशनल आपकी बात से एक पॉइंट मुझे और निकालना है, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, गुलाम मुर्तजा की तरफ जाऊंगा। लेकिन इन सारी सूरत हाल में, इस सूरत हाल पहले से बनी हुई आ रही है, कोई नई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं, भारत का हाथ है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करता है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। चीन के साथ छेड़खानी, रूस के साथ छेड़खानी, ये सारी चीजें अपने साथ चलती भी आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जो एक चीज है वो ये है कि भारत की मईशत काफी स्ट्रांग है, और जो नई दुनिया है उसमें अपने आपसी मसाइल एक साइड पर होते हैं, मईशत पर बातचीत की जाती है। पाकिस्तान को मईशत बेहतर करने की जरूरत है, शायद उसके बाद वो काउंटर कर सके भारत को। ये बात आपकी बिल्कुल बजाय कि पाकिस्तान को अपनी मईशत को हर सूरत में दुरुस्त करना होगा। इसी वजह से आर्मी चीफ ने भी कहा है कि अब हम स्ट्रेटेजिक मूव के मुकाबले में जब हम कहते हैं ना, तो हम इकोनॉमिक्स को बुनियाद बना के स्ट्रेटेजिक मूव करना चाहते हैं, ताकि इकोनॉमिक्स को बेस करके रीजनल डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो आपने भी भारत की बात की है, इस पिछले 1.5 साल में जो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए हिंदुस्तान की इकॉनमी भी श्रिंक हुई है, यानी वो आगे की तरफ नहीं गई है, पीछे की तरफ गई है। और वहाँ के भी एक्सपर्ट्स जो हैं, जो इकोनॉमिक्स की समझ बूझ रखते हैं, वो ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली ड्यू टू कोविड की वजह से बहुत पीछे गया है। इसी वजह से एक अपॉर्चुनिटी जो दुनिया के रीजनल पॉलिटिक्स में उभर रही है कि अगर सारे ममालिक एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़े, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करें, तजादात को ख़त्म करें, तो फिर इससे एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ी क्रिएट हो सकती है। और इसी बुनियाद पे पाकिस्तान एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारी बात जो है कि बॉल जो है ये बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की कोर्ट पे है कि क्या हिंदुस्तान वाकई रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर बिलीव करता है, क्या वो वाकई ये चाहता है कि तमाम रीजन के ममालिक इकोनॉमिकली अपने आप को ग्रो करें। लेकिन अगर वो ये नहीं चाहता तो वो इस पूरे एजेंडे को सबोताज करने की कोशिश करेगा ना, जैसे वो अफगान पीस प्रोसेस को सबोताज कर रहा है।